हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 29 सितंबर 2024, दिन रविवार, बांग्ला 12 अस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका की 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल चुनाव में होने वाले हैं। असर: झारखंड प्रदेश समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जयप्रकाश पांडेय ने 5 अक्टूबर से आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। हड़ताल में राज्य की 80,000 सेविका व सहायिका शामिल होंगी। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सेविका व सहिया को राज्य कर्मचारी का दर्जा, वेतनमान देने समेत अन्य 8 सूत्री मांगें नहीं मान ली जाती। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को राज्य की सभी सेविका सहायिकाओं ने सीएम हाउस का घेराव किया था। उस समय गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मंच पर आकर घोषणा की थी कि 27 सितंबर को झारखंड कैबिनेट में आंगनबाड़ी की सेविका व सहायिका के हित में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बैठक में ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण बाध्य होकर संघ ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सरकार के कोई निर्णय नहीं लेने से इस सेविका व सहायिका में भारी आक्रोश व्याप्त है। सभी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की तैयारी की है। 5 अक्टूबर से राज्य से सारे आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के महामंत्री अशोक नयन ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा सेविका व सहायिकाओं के साथ वादाखिलाफी की गई है, जिसके कारण संघ की एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवांती देवी, प्रयाग यादव, सुंदरी तिर्की, रेखा कुमारी, रीना देवी, अनिता विरुआ, माला देवी, वहलोन कच्छप, लीना सिन्हा, पुष्पा देवी, सीता तिग्गा, संजय पासवान, जयप्रकाश पांडेय, रामचंद्र गोप, लखनलाल मंडल, केडी सिंह, सुशील कुमार पांडेय और महेश सोरेन समेत अन्य शामिल हुए। सभी ने संयुक्त रूप से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। 2 साल 8 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में विफल JSLPS झारखंड आजीविका संवर्धन सोसाइटी JSLPS एक संगठन है जो राज्य भर में युवाओं के आजीविका को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके तहत संगठन ने साल 2022 में विज्ञापन प्रकाशित किया था। इस विज्ञापन प्रकाशित हुए 2 साल 8 माह बीत गए, लेकिन JSLPS करीब 300 युवाओं की भर्ती करने में असफल रही। ऐसे में झारखंड सरकार का युवाओं को रोजगार देने वाला वादा विफल होता दिखाई दे रहा है। दरअसल संगठन ने 2022 में विज्ञापन संख्या 18/1/2022, PR 261810, PR 2122D प्रकाशित किया था। विज्ञापन प्रकाशन के बाद सितंबर-अक्टूबर 2022 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसका परिणाम दिसंबर 2022 में प्रकाशित किया गया। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हुए छात्रों का जून 2024 तक इंटरव्यू भी लिया गया। इंटरव्यू लिए 4 माह बीत गए, लेकिन अब तक इसके परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए हैं। इंटरव्यू में शामिल एक अभ्यर्थी ने कहा कि कई बार JSLPS के ऑफिस के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मंजूनाथ भजनरी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बताया कि संबंधित विभाग के मंत्री इरफान अंसारी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उम्मीदवारों का कहना है कि भजनरी से पहले नैन्सी सहाय, सूरज कुमार और संदीप सिंह सहित 3 IAS अधिकारी ने JSLPS के CEO के रूप में काम किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में रुचि नहीं दिखाई। अभ्यर्थियों को परिणाम की चिंता सता रही है, क्योंकि दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ECI ने भी इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। राज्य में किसी भी दिन आदर्श आचार्य संहिता लागू हो सकती है। अगर आचार्य संहिता लागू हो गई तो एक बार फिर परीक्षा का परिणाम ठंडे बस्ते में चला जाएगा।
बांग्लादेशी घुसपैठ मामला। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की जाएगी। एसएलपी दायर करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है। राज्य सरकार हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और इसके लिए 2 अधिकारियों का नाम 30 सितंबर से पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था। बता दें कि जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा संथाल के इलाके में घुसपैठ का मामला उठाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब तक की हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या घटी है और वहां की जमीन मुस्लिम धर्म के लोगों को गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही है। वहीं केंद्र ने अपने हल्फनामे में यह भी बताया है कि संथाल इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है और आदिवासियों की आबादी 44% से मात्र 28% रह गई है। हालांकि बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा घुसपैठ किए जाने को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। दानियाल दानिश की जनहित याचिका 1 अक्टूबर को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के सूचीबद्ध है। चुनाव के बाद भी चालू रहेगा मैया योजना का खाता, भाजपा का बंद होगा, कल्पना सोरेन। झारखंड में मैया सम्मान योजना चलती रहेगी। योजना के बंद होने का अफवाह भाजपा फैला रही है, इसलिए अपने लोगों से कोर्ट में पीआईएल याचिका दायर करवाई है। उक्त बातें गांडेय की विधायक सह मैया सम्मान यात्रा की अगुवाई कर रही कल्पना सोरेन ने कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं का खाता बंद हो जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। यह कुचक्र भाजपा वाले कर रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैया सम्मान योजना खाता कभी बंद नहीं होगी, बल्कि झारखंड में भाजपा का खाता बंद हो जाएगा। कल्पना सोरेन शुक्रवार को झुकसलाई विधानसभा क्षेत्र के बोडाम हाटतोला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा के बड़े बड़े नेता गांव-गांव घूम रहे हैं। कई नेता दूसरे राज्यों से यहां आकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उनके भ्रमजाल में नहीं पड़ना है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आधी आबादी की चर्चा करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार महिलाओं के हित में कई योजनाएं चला रही हैं। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 1000 रुपया भेज रही है, लेकिन कुछ लोगों को यह नागवार गुजर रहा है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का नाश करने के लिए उन्होंने इस नवरात्र महिलाओं से पूजा करने तथा महिलाओं के हित में काम करने वाली हेमंत सरकार के लिए प्रार्थना करने की अपील की। अपने भाषण के दौरान कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान योजना के अलावे किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना समेत अन्य योजनाओं का नाम गिनाया। साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही कि नहीं महिलाओं से पूछा हेमंत दादा के काम से खुश हैं, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो। भीड़ से आवाज आई हेमंत सोरेन जैसा हो। भाषण के दौरान कल्पना सोरेन ने महिलाओं से मैया सम्मान योजना व हेमंत सोरेन के पक्ष में नारा लगवाया। कहा झारखंड की हवा बदलने की माद्दा मैया यानी महिलाएं रखती हैं। जब अंग्रेजों के सामने गुरुजी नहीं झुके तो इस आतताइयों के सामने भी हम नहीं झुकेंगे। अपने भाषण के दौरान बीच बीच में कल्पना सोरेन ने लोगों को उड़िया एवं संताली में भी संबोधित किया। कार्यक्रम को मंत्री बेबी देवी ने भी संबोधित किया। मैया सम्मान योजना को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान पचा नहीं पा रही है। उसे यह नहीं पता कि महिलाएं जरूरत पड़ने पर चंडी यानी महाकाली का रूप भी धारण कर सकती हैं। हेमंत सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए दीपिका पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार का महिलाओं को सम्मान देना बड़ा कदम है। इंडिया गठबंधन ने महिलाओं के लिए कई फैसले लिए। 33% आरक्षण दिया, मातृत्व अवकाश दिया, छोटी छोटी बच्चियों को प्रोत्साहित किया, समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा, यहां तक कि कृषि कार्य में शामिल किसानों का कर्जा माफ किया, खाते में पैसे भेजे।
सभा को संबोधित करते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि जिस तरह बरसात में मेढक पानी से बाहर निकलकर टर्र टर्र करते हैं, उसी तरह चुनाव नजदीक आता देख भाजपा के नेता गांव गांव घूम घूम कर टर्र टर्र कर रहे हैं, लेकिन उनके झांसे में नहीं पड़ना है। बरसात के बाद जैसे मेंढक चुप हो जाते हैं, वैसे ही ये नेता भी चुप हो जाएंगे। उन्हें महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है। इस दौरान विधायक ने झारखंड सरकार की योजनाएं गिनाई तथा उपलब्धियां बताईं। धनबाद जिले तोपचांची के प्रवासी मजदूर की महाराष्ट्र में ट्रेन से कटकर मौत। तोपचांची प्रखंड के मंझलाडीह गांव निवासी प्रवासी मजदूर गिरधारी महतो 33 वर्ष की महाराष्ट्र में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना बीते गुरुवार की बताई जाती है। शनिवार की सुबह गिरधारी महतो का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने गिरधारी महातो के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। गिरधारी महातो के परिवार में मां, पत्नी सहित 3 बेटे हैं। इधर ग्रामीणों ने महाराष्ट्र की कंपनी से मुआवजा की मांग करते हुए शव को एम्बुलेंस से नहीं उतारने दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी मुआवजा के तौर पर मात्र 1,50,000 रुपए देने की बात कह रही है। जब तक उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, शव एम्बुलेंस से नहीं उतारा जाएगा। खबर लिखे जाने तक ग्रामीणों और कंपनी के लोगों से वार्ता चल रही थी। मौके पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, तोपचांची प्रमुख आनंद महातो, आजसू नेता संतोष महातो, सदानंद महातो, पंचायत समिति सदस्य जगदीश महातो सहित अन्य लोग उपस्थित थे। टेस्ट में फेल हुई दवा कंपनियों ने भाजपा को खूब दिया चुनावी चंदा। मिलावटी घी के बाद अब मिलावटी दवाइयों को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, वह डराने वाली है। एक नई जांच रिपोर्ट में पता चला है कि हमारे देश में 53 दवाइयों में मिलावट पाई गई है। इन दवाइयों में पैरासिटामोल, पैंडी और टेल्मा-एच जैसी दवाइयां भी शामिल हैं, जिन्हें आप बुखार, एसिडिटी और ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें दवाई बनाने वाली बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां शामिल हैं। सबसे खास बात यह कि इन कंपनियों ने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों का चंदा दिया है। इनमें से सभी दवा कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिए। हां, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को थोड़ी थोड़ी धनराशि चंदे के रूप में मिली है। इससे माना जा रहा है कि इन ब्रांडेड दवा कंपनियों की कारगुजारी के पीछे भी राजनीतिक दलों का वरदहस्त है। ये कंपनियां राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा देकर जनता की सेहत के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ कर रही हैं। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स सबसे बड़ी फार्मा कंपनी का नाम है, जिसकी 2 असली दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में खराब निकली हैं। इनमें पहली दवाई का नाम शेल्कल और दूसरी दवाई का नाम मोन्टियर एलसी है। इस फार्मा कंपनी ने 77 करोड़ 50 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिनमें से 61 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बीजेपी को, 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड कांग्रेस पार्टी को, 3 करोड़ के चुनावी बॉन्ड समाजवादी पार्टी को और 1 करोड़ के चुनावी बॉन्ड आम आदमी पार्टी को भी दिए। एल्केम हेल्थ साइंस दूसरी फार्मा कंपनी का नाम है। एल्केम हेल्थ साइंस और ये कंपनी पैंडी दवाई बनाती है और इसने भी बीजेपी को 15 करोड़ के चुनावी बॉन्ड दिए थे। हेट्रो लैब्स लिमिटेड, जिस तीसरी फार्मा कंपनी की दवाइयों में मिलावट मिली है, उसका नाम है हेट्रो लैब्स लिमिटेड। इस कंपनी ने 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिनमें से 20 करोड़ के चुनावी बॉन्ड तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की पार्टी को मिले थे और 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बीजेपी को मिले थे। सन फार्मा चौथी दवा कंपनी का नाम है सन फार्मा। इस कंपनी ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया था। कंपनियों की सफाई, इससे आप समझ सकते हैं कि आज जिन फार्मा कंपनियों की दवाइयों में मिलावट मिली है, उन कंपनियों ने चुनावों से बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनावी बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया था। हालांकि सन फार्मा और टोरेंट फार्मा कंपनी ने कहा कि जिन दवाइयों में मिलावट मिली है वो नकली हैं और इन्हें इन कंपनियों ने नहीं बनाया है, लेकिन दवा कंपनियों का यह दावा किसी के गले नहीं उतर रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन और मोदी को मिलेगी विशेष सुरक्षा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा और सख्त की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने उक्त निर्णय लिया है। साथ ही सभी जिलों के एसपी को विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा सुदृढ़ करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजीपी और मुख्य सचिव को किया सतर्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजी है। इसमें बताया गया है कि चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण नेताओं का भ्रमण, पब्लिक मीटिंग, रोड शो, रैली सहित अन्य कार्यक्रम बढ़ जाता है। इन कार्यक्रमों में भीड़ होने की वजह से सुरक्षा से संबंधित कुछ बिंदु बिना जांच के रह जाते हैं। इस दौरान नक्सल इलाके में नक्सल सहित अन्य बिंदुओं पर खतरा होता है, इसलिए कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पक्ष विपक्ष के कुल 10 नेताओं के नाम शामिल हैं। इन्हें चुनाव के दौरान विशेष और व्यापक सुरक्षा सिर्फ झारखंड में ही मिलेगी। हेमंत सोरेन 1 अक्टूबर को हजारीबाग के नए नगर निगम भवन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 1 अक्टूबर को हजारीबाग नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा। नगर विकास विभाग अंतर्गत जुड़को इसकी तैयारी कर रहा है। इस भवन का पूरा परिसर 60,912 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसे 24 करोड़ 95 लाख की लागत से तैयार किया गया है। इसमें महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के कार्यालय है। इसके अलावा स्थायी समितियों की बैठकों के लिए स्थान और अधिकारियों के लिए कार्यालय भी बनाए गए हैं। झामुमो की मजबूत वापसी का दावा, कल्पना सोरेन का बयान। कोल्हान दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में झामुमो और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि जनता उनके साथ है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे 2019 में झामुमो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। कल्पना ने झारखंड को वीर भूमि बताते हुए कहा कि शहीदों का आशीर्वाद उनके साथ है और झारखंड ने हमेशा लड़ना सीखा है। मैया सम्मान योजना को उन्होंने क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि यह महिलाओं के लिए ऐतिहासिक पहल है। कुछ लोग इसे बंद कराने के लिए कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अनुचित बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि अन्य राज्यों में ऐसे कार्यक्रम संवैधानिक होते हैं तो झारखंड में क्यों नहीं। कोसी बराज से छोड़ा जाएगा 6,81,639 क्यूसेक पानी, बाढ़ को लेकर अलर्ट। साहिबगंज गंगा नदी का जलस्तर शनिवार को अधिकतम 28.42 मीटर तक पहुंच गया, जो अब घटकर 27.95 मीटर हो गया है। हालांकि पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण बाढ़ की नई मुसीबत आने की संभावना है। कोसी कैचमेंट एरिया में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। इसके चलते शुक्रवार शाम को कोसी बराज के पास जलस्राव 1,11,290 क्यूसेक दर्ज किया गया। शनिवार दोपहर 12 बजे तक कोसी बराज को खोला गया, जिससे 6,81,639 क्यूसेक पानी भागलपुर के कुर्सेला के पास गंगा में छोड़ा जाएगा। इससे गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ सकती है। जिला प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर लोगों को सूचित किया है कि जल संसाधन विभाग के अनुसार बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसीलिए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों या राहत शिविरों में जाने की सलाह दी गई है। जिला नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जिला टास्क फोर्स की टीम दियारा क्षेत्र में सक्रिय है, जहां लोगों को सूखे और ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में रामपुर, गदाई दियार, गरमटोला, लालबत्थानी और राजमहल शामिल हैं। पानी छोड़ने के बाद साहिबगंज गंगा में देर शाम तक असर दिखना शुरू हो सकता है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में खुली फर्जी बैंक शाखा, ग्रामीणों के साथ हुई ठगी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में ग्राम छपोरा में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की फर्जी शाखा खोलकर ग्रामीणों से ठगी करने का मामला सामने आया है। ये घटना तब प्रकाश में आई जब ग्रामीणों ने बैंक के फर्जी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई।
ग्राम छपोरा के वैभवी कॉम्प्लेक्स में स्थापित इस फर्जी बैंक के मैनेजर के रूप में काम कर रहे व्यक्ति ने ग्रामीणों को धोखे में रखकर धनराशि एकत्र की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और घटनास्थल पर पहुंचकर 5 कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि फर्जी बैंक के मैनेजर मौके से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है। थाना प्रभारी राजेश पटेल ने मुख्य शाखा सक्ती के बैंक अधिकारियों से भी मामले में जानकारी ली, जिससे इस ठगी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे चाहते हैं कि ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी के शिकार न हों और ऐसे मामलों की सूचना तुरंत दें। पुलिस की जांच जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महातो उर्फ बच्चनदा को गिरिडीह पुलिस ने आत्मसमर्पण कराया है। डीआईजी सुनील भास्कर के समक्ष बच्चनदा ने खुद को सरेंडर किया है। डीआईजी ने कहा कि रामदयाल का आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा रहा है। गिरिडीह जिला में अलग अलग थानों में 54 मामले दर्ज हैं। वहीं धनबाद जिला में भी 11 मामलों में संलिप्तता है। वहीं गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि रामदयाल महातो उर्फ बच्चन दा के आत्मसमर्पण से अन्य नक्सलियों को भी सीख मिलेगी और यदि चाहते हैं कि पुनर्वास नीति का लाभ लेकर पारिवारिक जीवन बिता सके तो वैसे नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। बता दें कि रामदयाल महातो कई बड़े घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इनके आत्मसमर्पण से नक्सली माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। इस मौके पर डीआईजी गिरिडीह एसपी के अलावा 154वीं सीआरपीएफ बटालियन के सेकंड इन कमांडर दलजीत सिंह भाटी, 35वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट संजीव कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री से मिला रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति का प्रतिनिधिमंडल, पंडाल में दर्शन के लिए दिया आमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न पूजा पंडालों में सपरिवार पहुंचकर माता रानी के दर्शन करने हेतु आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मां दुर्गा की प्रतिमा और चुनरी भेंट कर सम्मानित किया तथा दुर्गा पूजा की तैयारियों से संबंधित बिंदुवार जानकारी से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार की ओर से रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति सहयोग की अपेक्षा रखती है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा कि आपके नेतृत्व में दुर्गा पूजा समितियों को प्रशासन की ओर से हर संभव पूरा सहयोग मिलता रहा है। मौके पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। पूजा समितियों को सहयोग का दिया भरोसा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सभी दुर्गा पूजा समितियों के साथ सदैव खड़ी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन का पूरा सहयोग पूजा समितियों को मिलेगा। मौके पर मुख्यमंत्री ने रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये रहे मौजूद रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के संयोजक अजीत सहाय, उपसंयोजक अध्यक्ष झारखंड गौ सेवा आयोग राजीव रंजन प्रसाद, सह संयोजक जय सिंह यादव, अध्यक्ष चंचल चटर्जी, वरीय उपाध्यक्ष राजन वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप राय बाबू सहित अशोक यादव, नितिनजय यादव, अमरनाथ साहू, संजय सिन्हा गोपू, रमेश सिंह, संजय मिनोचा, सागर कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। कल्पना सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष परेशान, विधानसभा चुनाव का परिणाम होगा दिलचस्प। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रम से जनता के बीच में जाकर झारखंड के विकास का रोड मैप बता रही है। राजनीति में एक ऐसे चेहरे का आगमन हुआ है जो काफी कम दिनों में उम्मीद से ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन की वाक्पटुता और कुशल कार्यक्षमता से विपक्ष सकते में है। श्रीमती सोरेन मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रही है। उनकी सभाओं में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से कम भीड़ नहीं जुट रही है।
कल्पना सोरेन हाल ही के दिनों में बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रचार की कमान संभालती है। जहां जहां उनकी सभा हुई, परिणाम बदला हुआ नजर आया है। एक तरफ लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुंभा झारखंड में लगातार चुनावी सभाओं में सक्रिय था। वहीं दूसरी ओर जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन ने सैकड़ों जनसभाएं की। इंडी गठबंधन में कुल लोकसभा के 14 सीटों में 5 सीटों पर जीत दर्ज किया। वर्तमान स्थिति को देखें तो कल्पना सोरेन का विकल्प किसी राजनीतिक दल में नहीं दिख रहा है। मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत कल्पना सोरेन ने गढ़वा के वंशीधर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शुरुआत की। गढ़वा में रोड शो के दौरान लाखों महिलाएं उनको देखने और सुनने के लिए सड़कों पर खड़ी थीं। वहीं दूसरे चरण की यात्रा कोल्हान में थी, जहां जेएमएम से भाजपा में गए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की विधानसभा सरायकेला में लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि मानो सड़क ही मैदान में तब्दील हो गया। श्रीमती सोरेन भीड़ को देखकर अपने को रोक न सकी और गाड़ी के ऊपर बैठकर पार्टी का झंडा लेकर बैठ गई। यह नजारा देख लोगों ने कल्पना सोरेन का बढ़ चढ़कर अभिवादन किया। कल्पना सोरेन का भाषण आम जनता पसंद कर रहे हैं। विपक्ष के पास इन सब का कोई काट नहीं दिख रहा है जो कल्पना सोरेन का विकल्प बन सकें। कल्पना सोरेन 1 वर्ष पूर्व तक राजनीति में सक्रिय नहीं थी। घर में बच्चों का देखभाल एवं घरेलू कामकाज में व्यस्त रहने वाली कल्पना सोरेन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें राजनीति में आना पड़ेगा, लेकिन परिस्थिति ने कल्पना सोरेन को किचन से चुनावी मैदान में निकलने को विवश कर दिया। वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन ने बच्चों को भी अपने पिता हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति का एहसास होने नहीं दिया। घर से निकलकर स्वयं चुनावी प्रचार कर गांडेय विधानसभा का चुनाव लड़ती है और भारी मतों से विजय हासिल करती है। यह राजनीतिक में आश्चर्य ही कहा जाएगा। राजस्थान के सीएम ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, आदिवासियों को बहकाने का लगाया आरोप। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत शनिवार को केकेएन स्टेडियम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक भव्य जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने जामुमो, कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां आदिवासियों को बहका रही हैं और राज्य सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों का पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है। परिवर्तन की आ रही सुनामी। वहीं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन की सुनामी आ रही है और हेमंत सरकार का अंत निकट है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए विकास विरोधी सरकार को हटाने की बात कही, जबकि घोड्डा विधायक अमित मंडल ने राज्य सरकार की वादा खिलाफी की आलोचना की और मियां सम्मान योजना को लॉलीपॉप करार दिया। वहीं देवघर विधायक नारायण दास ने कहा कि हेमंत सरकार ने पिछले 5 साल में जनता को ठगने का काम किया है। सभा में भाजपा के कई नेता मौजूद रहे, जिनमें देवघर विधानसभा प्रभारी अशोक, भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन रवानी और महिला जिलाध्यक्ष रूपा केसरी शामिल थीं। सभा में भाजपा के संकल्प और योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने पर जोर दिया गया। जामताड़ा पुलिस ने 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बन करते थे ठगी। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान के नेतृत्व में टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखड़िया गांव से 2 आरोपियों सफाकत अंसारी और सदाकत अंसारी और कर्माटांड थाना क्षेत्र के सथुआटांड गांव से इब्राहिम अंसारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 14 फर्जी सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड, एक मोटरसाइकिल, एक वोटर कार्ड, एक पैन कार्ड और 52,500 नगद बरामद किया। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी मुख्य रूप से बैंक अधिकारियों के रूप में लोगों को झांसे में लेते थे और उनकी बैंक संबंधित गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ठगी करते थे। इनके द्वारा किए गए साइबर अपराधों का कार्यक्षेत्र पश्चिम बंगाल,
बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। इस छापामारी अभियान में पुलिस निरीक्षक साइबर चंद्रमणि भारती के साथ सशस्त्र बल के जवान भी शामिल थे। हमने रिकॉर्ड समय में जेपीएसएससी की परीक्षा पूरी कर नौकरी दी। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को जैप 1 एडिटोरियम में थे। मौका था 444 आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने का। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड कम समय में जेपीएसएससी की परीक्षा ली और परिणाम निकाला, नौकरियां बांटी। सरकार बनने के साथ ही हम सिर्फ चुनौतियों से जूझे रहे, कभी घबराए नहीं, अडिग रहे। आईटीआई से पास आउट लोगों को राज्य बनने के बाद एकाध बार नौकरी मिली होगी। जो युवा यहां नियुक्ति पा रहे हैं वे राज्य को संवारेंगे। आपने सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपने को तराश कर अपने लिए एक दिशा बनाई है। सरकार की नीतियों के अनुसार आपको राज्य के विभिन्न और देश की अन्य कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। अब आप बड़े स्केल में पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जाएंगे, जहां आपको और निखरने का मौका मिलेगा। सीएम ने कहा कि यह आपका पहला पड़ाव है, जहां मुझे बताया गया है कि टाटा ग्रुप, जिंदल, मेकॉन, सीसीएल जैसी कंपनियों में निजी और सरकारी क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिलेगा। अब समय का अभाव है। वर्तमान समय में अब तकनीक की दुनिया है। इसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास दक्षता होना आवश्यक है, हुनरमंद होना आवश्यक है। लोगों की रफ्तार बढ़ी हुई है। अब आप लोग एक ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां आप अपने सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। राज्य बनने के बाद पहली या दूसरी बार आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हमारी सरकार बनते ही कोरोना काल आ गया। हम नहीं कह सकते हैं कि हमने 100% सारा काम पूरा किया। हमने सरकार बनाई तो 2 साल तक कोरोना की उठापटक थी। आप लोगों ने अभी अभी शिक्षा ग्रहण की है। आपको पता है कि साल में कितने दिन तक कार्यालय चलते हैं। इतने कम समय में चाहे जेपीएसएससी के माध्यम से हो, जेएसएससी के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग विभागों का नियुक्ति पत्र वितरण हो या एग्जाम कंडक्ट करने की प्रक्रिया चल रही हो, ये सारी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ये सब करने के लिए जो उसके आवश्यक विषय थे, उन सभी को जोड़ना पड़ा। पता चला कि किसी संवर्ग में किसी की नियुक्ति होनी है, लेकिन नियुक्ति नियमावली ही नहीं है। उन सभी नियुक्ति नियमावली को बनाया गया। जेपीएसएससी की नियुक्ति नियमावली बनी। रिकॉर्ड तोड़ समय में हमने जेपीएसएससी के जरिए बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया। चुनौतियां इस बार विशेष रूप से रही हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। हम लोगों ने कभी थकान महसूस नहीं की, क्योंकि आम लोगों का समर्थन हमेशा प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आदिवासी हेमंत के राज्य में लूटी जा रही आदिवासियों की जमीन और इज्जत। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को पोड़ैयाहाट मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वह है हमारा आदिवासी समाज। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की इज्जत लूटी गई है। सरकार ने 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया है, साथ में सेना की जमीन को भी लूट खाया। हेमंत सरकार ने झारखंड को लूट, झूठ के सिवाय कुछ नहीं दिया है। बाबूलाल ने कहा कि भाजपा ही आदिवासियों की माटी, रोटी और बेटी की रक्षा कर सकती है। उन्होंने कहा कि 1951 में आदिवासियों की संख्या 36% थी, जो घटकर 26% हो गई है। वहीं संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44% थी, जो घटकर 28% हो गई है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठी को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया और राष्ट्रपति बनाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का बालू मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में बेचा जा रहा है। पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने ही सीएनटी एक्ट का सबसे अधिक उल्लंघन किया है।
सीएनटी एक्ट में फर्जीवाड़ा कर आदिवासियों की जमीन बेच दी गई है। बाबूलाल ने कहा कि ऑनलाइन म्यूटेशन के नाम पर लोगों की जमीन में गड़बड़ी की गई है और अब जब लोग जमीन का दस्तावेज ठीक कराने जा रहे हैं तो अफसर उनसे पैसा मांग रहे हैं। भाजपा की सरकार बनी तो गांव-गांव में अफसर जाकर लोगों की जमीन के दस्तावेज ठीक करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक है तो सीएम हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भाजपा सरकार महिलाओं को सम्मान निधि दे रही है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा ही महिलाओं का सम्मान करेगी। हेमंत ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन ने वादा खिलाफी की है। चुनाव के समय 5 लाख नौकरी देने का वादा, गरीबों को साल में 72,000 रुपए, महिलाओं को 2,000 रुपए चूल्हा खर्च, बेटी की शादी में सोना का सिक्का देने का वादा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन किसी को कुछ मिला क्या? 10 लाख से अधिक हरा कार्ड बनाकर सबको फ्री में राशन देने का वादा किया था, लेकिन सब खोखला साबित हुआ। हेमंत सोरेन ने 5 साल तक सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। इस सरकार ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी है। उन्होंने कहा कि नौकरी देने के नाम पर हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के युवाओं को दौड़ा दौड़ाकर मार डाला। कोल्हान न किसी के आगे झुका है और न कभी झुकेगा। कल्पना सोरेन। मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत कल्पना सोरेन ने शनिवार को तांतनगर में शहीद गंगाराम कालुंडिया को नमन कर की। इसके बाद मंझारी और कुमारदुंगी प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि यह धरती हमारे आंदोलनकारी की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय में भी अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपने जल, जंगल, जमीन, अपने पेड़, अपने पहाड़, अपने बुरु सबको बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया है। यह कोल्हान की वीर भूमि है। हमारे शहीदों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कोल्हान कभी झुकता नहीं है, कभी समझौता नहीं करता और कोल्हान कभी किसी से डरता नहीं है। यह सीख, यह प्रेरणा लेकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को समझना है, आपको झारखंड के हर एक शहीद सिपाही के बारे में जानना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब, गुरबा लोगों को आगे बढ़ा रहा है। आपके मन में हिम्मत है, साहस है। आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास यह सिखाता है। आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से मेरा सफर रहा है। आज हमारे सामने सांसद मैडम जोबा मांझी खड़ी हैं। हेमंत चाहते हैं कि सभी महिलाएं स्वावलंबी बनें। आप लोगों के प्यार की वजह से यह सांसद हैं। आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास जताया है। हम सभी मिलकर निरंतर लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक दूसरे का उदाहरण देते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री ने लाखों महिलाओं को 11,000 करोड़ क्रेडिट लिंक्ड से जुड़वाया है ताकि वे स्वावलंबी हो सकें, वह खुद को मजबूत खड़ा कर सकें। जितनी महिलाएं हैं उनकी तकलीफों का समाधान करते हुए आगे बढ़ सकें। कल रात्रि चौपाल में भी कुछ महिलाओं ने अपने अनुभवों से हमको अवगत कराया था। हमारे पास जो संपत्ति है वह हमारा आचरण और यह हमारा खजाना है। मैं बताना चाहूंगी कि निरंतर हेमंत सोरेन हमारे झारखंड के आदिवासियों के लिए और खास करके कोल्हान में हो भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमेशा उनकी लड़ाई रहती है कि जब तक वह हो भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा देते, चैन से नहीं बैठेंगे। बनाने के लिए लाई गई है। इस योजना से बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही है। योजना को रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन अकेला दिखता है। अकेला है नहीं, हेमंत के साथ पूरा राज्य खड़ा है। वे अकेला नहीं है। कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य की आधी महिला आबादी समेत पूरा राज्य हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ा है। आप लोग बातें सभी की सुने, लेकिन सही को चुने। आपके हेमंत सोरेन को बिना सबूत के जेल में डाल दिया गया। पिछले 10 वर्ष से केंद्र में भाजपा सरकार बैठी है, 1,36,000 करोड़ नहीं दे रही है। हेमंत सोरेन राज्य को समृद्ध करने में लगे हैं। कल्पना ने कहा कि विपक्षी चाहते हैं कि कोल्हान समझौता करें, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि जब कोल्हान की जनता अंग्रेजों के आगे नहीं झुकी, अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया, तो बाहरी लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मझगांव विधायक निरल पूर्ति ने
अपने भाषण में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर वार करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि बेईमानों की भी एक यात्रा चल रही है। उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी हमला बोला। कहा कि उन्होंने अपने राज्य में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को आदिवासी का अधिकार नहीं दिया और यहां आकर आदिवासियों के अधिकार की बात करते हैं। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया है। उनके द्वारा आदिवासी हक की बात कैसे की जा सकती है? मधु कोड़ा को चैलेंज मिल चुका है। हमारे एक दादा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं कृषि मंत्री दीपिका पांडेय, महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी, सांसद जोबा मांझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन समेत अन्य मौजूद थे। हेमंत सरकार झारखंड की प्रत्येक बहन के 1,20,000 रुपये खा गई है। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को डालटनगंज में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल में 1,000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा हुई है और इस यात्रा में आप लोगों का उत्साह देखते हुए मैं कह सकता हूं कि झारखंड में परिवर्तन सुनिश्चित है। हेमंत सोरेन की सरकार का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना भी तय है। उन्होंने झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। इन्होंने मिलकर झारखंड के जल, वन और खनिज संपदा को खोखला कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना को लेकर कहा कि 5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम ने महिलाओं से वादा किया था कि उन्हें हर महीने चूल्हा खर्च के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन 4 साल 10 महीने हेमंत सोरेन को माताओं बहनों की याद नहीं आई। अब चुनाव के नजदीक आते ही उनके खाते में महज 1,000 रुपये डाले जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि अगर एक महिला हितग्राही को 2,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 1 साल राशि मिलती तो सालाना 24,000 रुपये के हिसाब से 5 साल में हर महिला हितग्राही के खाते में अब तक 1,18,000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले केवल 2,000 रुपये। यानी कि सोरेन सरकार महिलाओं के हक के 1,18,000 रुपये भी डकार गई। अगर हेमंत सोरेन मैया सम्मान की बात करते हैं तो चुनाव से पहले महिला हितग्राहियों के खाते में 1,18,000 रुपये दें। वहीं शिवराज ने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है, लाडली बहना योजना चल रही है। हमारी सरकार महाराष्ट्र में है तो वहां भी लड़की बहीन योजना चल रही है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है तो वहां भी महतारी वंदन योजना के तहत बहनों को राशि दी जा रही है। ओडिशा में अभी अभी सरकार बनी है और वहां भी बहनों के खातों में पैसा डालना शुरू कर दिया गया है। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही झारखंड की बहनों के खातों में भी 2,100 रुपये की राशि हर महीने डाली जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोरेन सरकार ने युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिली। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो उत्पाद सिपाही भर्ती के नाम पर युवाओं को कड़ी धूप में 10-10 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। इससे कई बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हेमंत सोरेन, जवाब दो। आज तक देश में किस फिजिकल परीक्षा में युवाओं की मौत हुई है? यह हादसा नहीं, हत्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 से ज्यादा खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि जेएमएम सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। यहां 17 बार पेपर लीक हुए हैं और परीक्षाएं रद्द हुई हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, पेपर लीक मोर्चा बन गया है। पेपर लीक करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। शिवराज सिंह ने कहा कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 2 साल तक 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वह अच्छी नौकरी के लिए तैयारी कर सकें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड की बहनें मेरे पास पोटली में माटी और अक्षत लेकर आ रही हैं और कह रही हैं कि झारखंड में माटी संकट में है, बेटी संकट में है और रोटी भी संकट में है। माटी, बेटी और रोटी को केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बचा सकती है। श्री चौहान ने कहा कि माटी इसलिए खतरे में है
क्योंकि झारखंड से कोयला बंगाल के रास्ते बांग्लादेश जा रहा है। बेटी इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और हमारी बेटियों से शादी कर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और सोरेन सरकार विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। रोटी इसलिए खतरे में है क्योंकि जेएमएम सरकार नौकरी और बेरोजगारी भत्ते का वादा करने के बाद भी पिछले 5 सालों में एक भी नौकरी और भत्ता नहीं दे सकी है। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही विदेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे और झारखंड में माटी, बेटी और रोटी को सुरक्षित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के पलामू इलाके में भरपूर अरहर पैदा होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरहर का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार पहले किसानों को प्रति एकड़ पर 5,000 रुपये की राशि देती थी, लेकिन सोरेन सरकार ने किसानों को मिलने वाली राशि भी बंद कर दी। विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पाने वालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार अपने प्रयास से राज्यवासियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सम्मान देने का कार्य कर रही है। आज यहां कल्याण विभाग सहित सभी विभाग के पदाधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। कल्याण विभाग बहुत बड़ा विभाग है जो शहर से लेकर गांव तक लोगों का ध्यान रखता है। हमारे गरीब गुरबा लोगों को कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होती है। इनके लिए अब तक जो नीति निर्धारण हुए हैं वे कारगर नहीं थे। पूर्व की सरकार में योजनाएं तो बनाई गईं, लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार ने लंबे समय तक इस बात को महसूस किया और यह हमें हमेशा से देखने को मिला है। हमारी सरकार ने जनहित की योजनाओं का रूप ऐसा बनाया है ताकि सीधे आप सभी को उसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं कि यह रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। राज्य में ऐसे भी गांव हैं जहां के लोगों ने प्रखंड के अधिकारियों को नहीं देखा है, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब प्रखंड कार्यालय और जिला से लेकर हेडक्वार्टर के पदाधिकारी पंचायत पंचायत, गांव गांव, घर घर जाकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आपको राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। अब समय बदल गया है। मुख्यमंत्री शनिवार को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में आयोजित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए युवा आए हैं। उन्हें स्वीकृति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। युवा ही बताएं कि देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहां 100% स्कॉलरशिप पर विदेश में उच्च शिक्षा दी जा रही हो। इस राज्य के नौजवानों में उच्च शिक्षा के लिए इतनी उत्सुकता है, यह मुझे पता नहीं था। पहले हम लोगों ने छात्रों की संख्या को कम रखा, लेकिन बड़ी तादाद में बच्चे आने लगे। फिर इसकी संख्या बढ़ाई गई। कई बच्चे पढ़कर वापस आए, कियों को वहीं रोजगार प्राप्त हो गया। अभी मंत्री जी ने आग्रह भी किया है कि इस बार अधिक आवेदन आए हैं, कई बच्चे उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, इसकी संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। निश्चित रूप से अगर हम 25 बच्चों को विदेश में शिक्षा के लिए भेज सकते हैं तो 100 बच्चों को क्यों नहीं भेज सकते। इसमें नीति निर्धारण की आवश्यकता है। मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। इसके दायरे कहां कहां तक ले जा सकते हैं, इस पर विचार कर ठोस निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गठन के बाद कई चुनौतियां हमारे समक्ष रहीं। महत्वपूर्ण 2 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी में गुजर गया। जब जीवन सामान्य होने लगा तो आपके गांव पंचायत में शिविर लगाकर जिला एवं प्रखंड के पदाधिकारियों द्वारा आपकी समस्याओं को सुनकर उसका निदान किया गया। अब गांव, पंचायत, टोला में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार को गांव की असली सूचनाएं आने लगीं। समस्याएं कई हैं। गरीब गुरबा के पास समस्या हमेशा मुंह बाएं खड़ी रहती है। उन समस्याओं का एक एक कर समाधान करना हमारी सरकार ने शुरू किया और इसके तहत पहला कदम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के वृद्ध लोगों को बुढ़ापे की लाठी देने का काम किया।
हर वृद्ध, विधवा महिला, दिव्यांग को पेंशन देने का काम हुआ। यह देश का पहला राज्य बना जहां सभी जरूरतमंद को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार ने योजनाओं के नाम पर दलाली करने वाले बिचौलियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। अब कानून ऐसा बना है कि दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। लोग अगर 50 वर्ष के हो गए तो आधार कार्ड लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाएं। तत्काल वृद्धा पेंशन का कार्ड बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हर बहन माता को योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार राज्य की नारी शक्ति को सम्मान देने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। राज्य के नौजवानों को नौकरी देने के लिए कई प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य के आदिवासी मूलवासियों के हितों के लिए हमारी सरकार ने झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड पारित कर केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हमारी सरकार ने स्थानीय नीति बनाई, उस पर ग्रहण लगा दिया गया। हमारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया, बच्चों को नौकरी के लिए एग्जाम दिलाया। पूर्व की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? सिर्फ झारखंड ही इस देश में ऐसा राज्य है जहां हम गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों के शिक्षा के लिए ऐसा रास्ता खोलने का प्रयास कर रहे हैं जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। आज राज्य के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है। इस योजना का लाभ लेकर आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अधिकारी, वकील, पत्रकार इत्यादि बना सकते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना कोई गारंटी के बैंक आपको 15 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से झारखंड के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। पूर्व की सरकारों ने राज्य के किसानों के साथ भी न्याय नहीं किया है। हमारी सरकार अब यहां के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का काम किया है। राज्य सरकार झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करा रही है। धनबाद राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 अरब 60 करोड़ की रिकवरी। नालसा के निर्देश पर धनबाद में शनिवार को इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन राम शर्मा ने किया। मुकद्दमों के निबटारे के लिए कुल 12 बेंच का गठन किया गया था। इन बेंचों के माध्यम से विभिन्न तरह के सुलहनीय विवादों का निबटारा किया गया। डालसा के राकेश रोशन व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों में सुलह के आधार पर कुल 9 अरब 60 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। शुरुआत के केवल 4 घंटे में ही सिविल कोर्ट में लंबित 17,000 मामलों का निबटारा कर दिया गया। विभिन्न विभागों से संबंधित 90,000 प्रीलिटिगेशन मामलों का निबटारा किया गया। इन मुकम्मदों से करीब 9.5 अरब रुपए की रिकवरी हुई। लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय टी हसन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, राकेश कुमार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, सिविल जज एंजेलिना जॉन, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडे, रेलवे मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरशी कुमार, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पीयूष कुमार, सर्टिफिकेट ऑफिसर रविंद्रनाथ ठाकुर, जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य शिप्रा डालसा के पैनल अधिवक्ता, डालसा सहायक, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के टीम, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को लेकर जल्द शुरू होगा जमीन का अधिग्रहण। नई दिल्ली से हावड़ा तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को लेकर शनिवार को धनबाद जिला समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता विनोद कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL, ओवरसीज मिंट कंसल्टेंट, टीला कंसल्टेंट्स ऑफ धनबाद जिले के 69 गांवों के रैयत शामिल थे।
बैठक में भारत सरकार और रेलवे द्वारा तैयार अलाइनमेंट पर चर्चा की गई। अपर समाहर्ता ने कहा कि प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट बनाते समय घनी आबादी, स्कूल, हॉस्पिटल, धार्मिक स्थल प्रभावित नहीं हों, इसे ध्यान में रखकर डीपीआर तैयार की गई है। साथ ही कहा कि प्रत्येक गांव में भूमि अधिग्रहण करने से पहले अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। निर्धारित दर के अनुसार सरकार प्रभावितों को मुआवजा देगी। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद झारखंड में कोडरमा और धनबाद में ट्रेन का ठहराव होगा। बैठक में 59 गांव के रैयतों ने अपने अपने सुझाव भी रखे। बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, दी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की सीनियर मैनेजर निकिता धवन, ओवरसीज मिंट कंसल्टेंट के फील्ड एग्जीक्यूटिव आरिफ अजीज, फील्ड सुपरवाइजर प्रमोद शर्मा, टिला कंसल्टेंट्स के प्रतिनिधि के अलावा बड़ी संख्या में रैयत मौजूद थे। बोडाम के कुटिमाकुली में आग से खाक हुआ फूस का घर। बोडाम थाना क्षेत्र के बोंटा पंचायत अंतर्गत कुटिमाकुली गांव निवासी कार्तिक हांसदा के फूस के मकान में शुक्रवार की देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके कारण उसकी फूस का मकान जलकर स्वाहा हो गया। साथ ही घर में रखा धान, चावल, वस्त्र एवं नकद राशि समेत सभी जरूरी सामान जलकर भी खाक हो गए। गांव के उमेश चंद्र महातो ने बताया कि कार्तिक हांसदा पत्नी व बच्चों के साथ ससुराल गया हुआ है। घर में उसके बुजुर्ग माता पिता ही थे। कार्तिक हांसदा के पिता मकर हांसदा के अनुसार वे लोग सोए हुए थे। उसी दौरान रात करीब 3 बजे कुछ ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे वे जाग गए। फिर देखा कि घर में लगी आग से सारा सामान धू धू कर जल रहा है। किसी तरह घर से भागकर दोनों ने जान बचाई। उसके बाद ग्रामीणों ने कैनाल से मोटर पंप के सहारे पानी का छिड़काव किया, जिससे आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं बचा। कुटिमाकुली गांव टाटा पटमदा मुख्य सड़क के किनारे स्थित हैं। रात में उक्त सड़क से वाहनों का आना जाना होता है। इसी दौरान किसी वाहन के चालक ने आग देखी। उसने गाड़ी रोककर एक ग्रामीण को जगाकर इसकी जानकारी दी। उसके बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया। लोग जुटे तथा आग बुझाने का काम शुरू किया। बताया जाता है कि कार्तिक हांसदा का परिवार काफी गरीब है। मजदूरी करके किसी तरह परिवार का गुजारा होता है। इस घटना के बाद परिवार के लोग बेघर हो गए हैं। कोसी बैराज से शनिवार को 6.81 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंगा का जलस्तर बढ़ना तय है। इससे साहिबगंज में गंगा में पिछले 5 दिन से आई बाढ़ और विकराल रूप ले सकती है। इसको लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन ने दियारा इलाकों में रहने वाले आबादी को अलर्ट किया है। लोगों को तटीय क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए प्रशासन ने कई नावें उपलब्ध कराई हैं। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। साहिबगंज में शनिवार की सुबह गंगा नदी का जलस्तर 27.95 मीटर था, जो खतरे के निशान से ऊपर है। बिहार के सुपौल में वीरपुर बैराज से दोपहर 12 बजे पानी छोड़ने के बाद जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। साहिबगंज डीसी ने कहा कि लोगों से अपील की गई है कि गंगा नदी के पास न जाएं और सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं। मालूम हो कि साहिबगंज में 20 सितंबर से ही गंगा में बाढ़ की स्थिति है। राजमहल, उधवा, बड़हरवा और तालझारी प्रखंड के 50 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया था। इसके चलते 3000 से अधिक लोगों को घर छोड़कर शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। शुक्रवार को बारिश में कमी आने से जलस्तर में कमी आ रही थी, लेकिन अब कोसी से आ रहे पानी की वजह से जलस्तर में फिर तेज वृद्धि होने का अनुमान है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जिला प्रशासन ने बाढ़ कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम की ओर से 5 नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर किसी भी समय आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है। बाढ़ में डायरिया जैसी बीमारियों को देखते हुए प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा के जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया है। डीसी हेमंत सती, वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग व अपर समाहर्ता गौतम भगत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रामपुर दियारा का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साहिबगंज के सीओ समेत अन्य अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों के बीच
राहत सामग्री बांटने का निर्देश दिया। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश स्कूलों में एमडीएम की थाली से फल और अंडा गायब। वनाच्छादित व सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश स्कूलों में बच्चों को एमडीएम में दाल भात और कभी-कभी सब्जी तो मिल रहा है, लेकिन एमडीएम में सप्ताह में 2 दिन मिलने वाला फल तथा अंडा थाली से गायब है। सदर प्रखंड सहित लगभग सभी प्रखंडों के सुदूरवर्ती क्षेत्र के सैकड़ों स्कूलों में फल और उबला अंडा देने के नाम पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से लेकर विद्यालय के सचिव तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अपने मूल कर्तव्यों से हटकर सरकारी राशि डकारने में लगे हैं। जैसे तैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है। सिर्फ दाल भात और कभी-कभी सब्जी देकर अपने दायित्वों की खानापूर्ति कर ली जाती है। छात्रों को इस भोजन से पेट तो भर रहा है, लेकिन उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। बच्चों की तंदुरुस्ती और उनके फिटनेस के लिए फिक्रमंद सरकार ने उनको सेहतमंद बनाने के लिए फल और उबला हुआ अंडा देने की शुरुआत की थी। लेकिन मध्याह्न भोजन की थाली की सेहत शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये और विद्यालय के अध्यक्ष व सचिव के मनमाना रवैया के कारण नहीं सुधर सकी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ मध्याह्न भोजन की दिशा में सरकार के लाख सुधार के प्रयास के बावजूद जिले में संबंधित अधिकारी, शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बच्चों को निवाला दीमक की तरह चाटने में लगे हुए हैं। बता दें कि राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रोटीन युक्त मध्याह्न भोजन दिए जाने की योजना है। इसको चलाए जाने के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य है कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराकर उन्हें कुपोषण से मुक्त रखना, गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने में सहायता करना, छात्रों के स्कूल में ही रहने की संभावना को बढ़ाना, छात्रों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना तथा छात्रों के पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि तथा उनके सीखने के स्तर को विकसित करना। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिले के सुदूरवर्ती विद्यालयों में मिड डे मील योजना दम तोड़ रही है।